Hello and welcome to JV's IS. We are here with a very important topic of IR, that is Supply Chain Resilience Initiative. So, what is this Supply Chain Resilience Initiative? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सप्लाई चेन इन इट सेल्फ क्या होता है। सप्लाई चेन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ होल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग से एंड तक होता है किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर हम फार्म सप्लाई चेन लें, तो फार्म सप्लाई चेन में क्या क्या आएगा? अगर सबसे पहले फसल हो जाएगी तो उसके बाद सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होगी? सप्लाई चेन स्टार्ट होगी सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन के बाद इस उसको कहीं पे रखना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए हमें। तो कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे होता है वहाँ पे भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो बेसिकली और फिर उसके बाद कोल्ड स्टोरेज से वो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में। तो इस तरीके से जो जितना भी सप्लाई चेन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, जो आगे से पीछे तक एंड रिजल्ट तक। सो बेसिकली एवरीथिंग टिल द प्रोडक्ट इज रीच टू द कस्टमर इज नोन एज द सप्लाई चेन। लेट्स से अगर हम मिल्क का लेते हैं, तो मिल्क का अब अगर हम सप्लाई लें, तो सबसे पहले तो उसका पैस्चराइजेशन, पहले तो वो कलेक्ट होता है, फिर पैस्चराइजेशन किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर हम इस सब को कंसोलिडेट करें, सो वी वुड से द होल सिस्टम ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस टू प्रोवाइड अ कंज्यूमर विद द एंड प्रोडक्ट इज नोन एज सप्लाई चेन। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि सप्लाई चेन क्या होती है। अब इस इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है, हम ये जानते हैं कि चाइना जो है, चाइना पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का हब है। आज की तारीख में अगर हम देखें, तो वर्ल्ड की 70% सप्लाई चेन चाइना से रिलेटेड है। चाइना डोमिनेट करता है वर्ल्ड की 70% सप्लाई चेन को। चाहे आप एग्जाम्पल के लिए टेक्सटाइल देख लो, शूज़ देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, फ़ोन्स, फार्मास्यूटिकल्स, बैटरीज, एवरीथिंग, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड फाइंड दैट दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। उनके अब ये ऐसा क्यों है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं मैन्युफैक्चरिंग में? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल भी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी है। तो और है भी, और कुछ उन्होंने बढ़ाई भी है। 60-70s में अगर हम देखते हैं, जो ये टैंकर्स होते हैं जिनमें ऑयल इधर उधर जाता है, तो ये जो टैंकर्स हुआ करते थे वो कोरिया के हुआ करते थे, साउथ कोरिया के हुआ करते थे। पर फिर चाइना को लगा कि साउथ कोरिया एक तो हमारा कॉम्पिटिटर है, एक्सक्यूज मी, फिर दोनों की आइडियोलॉजी भी अलग है, तो थोड़े से क्लैशेस हमेशा रहते ही हैं। तो चाइना ने टैंकर्स बनाना स्टार्ट किया, और आज अगर हम देखें तो दुनिया का 80% ट्रैफिक जो है वो चाइना के टैंकर्स में जाता है। चाइना के टैंकर्स में जाता है 80% ट्रैफिक जो है हमारे वर्ल्ड का। सो इसे हम कहते हैं सप्लाई चेन डोमिनेशन। सप्लाई चेन को डोमिनेट करना कहते हैं इसे, ये डोमिनेशन होता है। रिसेंटली पैंडेमिक के टाइम में हमने ये देखा कि चाइना सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है। सो नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग है। मैं आपको बताती हूँ। सो चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना जो सप्लाई चेन, अभी हमने देखा ही कि उनके पास मैक्सिमम सप्लाई चेन उनसे रिलेटेड है। तो अब वो क्या कर रहा है, इस सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है। इस टर्म का बहुत ध्यान रखेंगे हम। वेपनाइजेशन, सॉरी, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। सो वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है? वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन ये होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे चाइना अपनी सप्लाई चेन को एज अ वेपन यूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि दूसरी कंट्रीज को अब कोई चीज़ मनवाने के लिए, सो चाइना इज बेसिकली यूजिंग इट्स सप्लाई चेन टू कोयर्स अदर कंट्रीज इनटू एक्सेप्टिंग चाइनाज डिमांड। चाहे आप एग्जांपल देख लो, आप यूएस के साथ जो चाइना का ट्रेड का वो चल रहा है,
ट्रेड वॉर चल रहा है, चाहे आप हांगकांग को देख लो, आप हांगकांग को देख लो, चाहे आप इंडिया को देख लो, तो आप कहीं भी जहाँ देखेंगे चाइना अपनी बात मनवाने के लिए बेसिकली अपनी सप्लाई चेन को यूज़ करता है. सो बेसिकली strategic use of supply chain to fulfill its own national interest would be called as weaponization of supply chain. ठीक है, तो अब आपको ये समझ गया, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन. दिस यू कैन यूज इन योर मेंस एग्जामिनेशन या आईआर के पोर्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ गुड टर्म. व्हेन यू यूज गुड टर्म्स इन योर आंसर इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स. सो यस, सो नेक्स्ट क्या है, तो अब हमने पैंडेमिक में ही देखा कि क्योंकि वायरस चाइना में ओरिजिनेट हुआ था और सबसे पहले चाइना में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया. लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई. क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो सबसे ज़्यादा चाइना से रिलेटेड थी, और सबसे पहले चाइना में ट्रैवल बैन और लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, ट्रैवल बैन वगैरह, इस सब की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरीके से हिंडर हो गई थी. और जब ये डिसरप्ट हुई, तो क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई चेन चाइना में है, तो सिंगल जगह कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से ज़्यादा डिसरप्शन हुआ. और ये हमने देखा, पूरे वर्ल्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि एक जगह पे सिंगल कंट्री में अगर आप ओवर डिपेंडेंस रखोगे तो वो सही नहीं है. डब्ल्यू टी ओ ने भी इस बार हमें बताया. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दैट यू शुड रिमेंबर. डब्ल्यू हैज़ गिवन द एस्टिमेट्स कि वर्ल्ड ट्रेड में आपको इस पैंडमिक के दौरान 32% डिप दिखेगा. 32% डिप वुड बी देयर इन दी वर्ल्ड ट्रेड बिकॉज ऑफ पैंडमिक. और ये अब हम जानते हैं कि फिर ये आर सी ई पी फिर से चाइना ने शुरू किया है. ये जो आर सी ई पी ये एक ट्राइलेटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है जिसमें एशियन और पैसिफिक रिम के नेशंस होंगे, लेकिन ये चाइना इसका बेस है. इस वजह से फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, जब चाइना ही आगे आएगा वापस से. सारा इशू यही है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी वजह से सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. अगर चाइना में कुछ भी होता है तो फिर फ़ायदा क्या. सो इस आर सी ई पी के लिए हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं. उसकी वजह से हमने ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. और एक रीज़न और है इसका कि बिकॉज ऑफ आर सी ई पी चाइना अपने वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन को बढ़ा सकता है. चाइना की असर्टिवनेस जो है वो बढ़ रही है इंडो पैसिफिक एरिया में. आप देख लो साउथ चाइना सी में अगर उसका क्लेम देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, आप जापान के साथ उनके जो कुछ आइलैंड्स के जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आप जहाँ भी देख लो, तो चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव होता जा रहा है इंडो पैसिफिक में. तो इंडो पैसिफिक में चाइना के अलावा जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इन सब ने मिलके ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है. और इसका पर्पस ये है कि जो ओवर डिपेंडेंस हो गई है सप्लाई चेन में चाइना की, उसे हमें कम करना है, सो दैट चाइना की जो असर्टिवनेस है उसको हम काउंटर कर सकें और सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन हो रहा है उसे भी रोक सकें या एटलीस्ट कम कर सकें, सप्लाई चेन को रेजिलियंट बना सकें. अब कैसे करेंगे हम ये देखते हैं हम आगे. सबसे पहले तो ये हमने देख ही लिया कि कोविड-19 की वजह से हमें ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टिंग नेशंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उनके लिए इम्पैक्ट बहुत क्रिपलिंग रहा उनके ऊपर. और अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी पे देख लो, जापान क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है. उसके पास खुद के पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो है नहीं, वो इंटरनेशनल ट्रेड पे ही ज़्यादा रिलाई करता है. जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई. सो इसीलिए जापान इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर चाइना का असर्टिवनेस कम हो, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनता जा रहा है. सो वी नीड टू distribute the manufacturing hubs all across the world or at least all across the Indo Pacific so that एक जगह सेंटर ना बने. फिर हम ये भी देख रहे हैं कि
डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है दुनिया, चाहे आप यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस देख लीजिए। सो व्हाट दे आर डूइंग, यूएस और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आके अपने अपने घेरे बना रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज बना रहे हैं। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इनकॉर्पोरेट, जैसे हम क्वाड, उन्होंने क्वाड में हमें जोड़ा, एंड यूएस इज ट्राइंग टू गेट गेट इनटू अ हेल्दी रिलेशनशिप विद इंडिया, get with in a good relationship with India, so that they can counter China। और साउथ कोरिया का तो हम जानते ही हैं, यूएस और साउथ कोरिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली 2.2 बिलियन स्टिमुलस पैकेज अभी दिया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के जो उनके यूनिट्स हैं चाइना में, उनको वहाँ से निकाल के कहीं और बनाया जाए। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू, जो सेंट्रलाइजेशन है उसको हम डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देन अच्छा, तो अब ये जो है, ये जो अपना सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, इसको इसको इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसका ड्राइविंग फोर्स ये है, पहली बात तो इंडिया और जापान, हमारे जापान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, और जापान जो है इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द, जो एक छोटा सा बबल बना हुआ है चाइना के अराउंड, उसको तोड़ के हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देन जो जापान, ये हम जानते ही हैं जापान के इंपोर्ट्स हमारे यहाँ बहुत हैं, और जापानीज़ कंपनीज यहाँ पे बहुत हैं। सो बेसिकली वी हैव गुड रिलेशनशिप विद जापान। देन वी आर ऑलरेडी इन टू क्वाड, मैंने अभी आपसे बात की थी, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया एंड यूएस, ऑलरेडी हमारा एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग क्वाड, हम ऑलरेडी उनके साथ इस फ्रंट पे काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इन दोनों के रिलेशनशिप डेटेरेट होते जा रहे हैं दिन पे दिन। हालांकि चाइना ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन फिर भी ट्रेड टाइज समेत भी उनके सारे रिलेशंस जो हैं, किसी किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यूएस और चाइना में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी, एंड व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन आइडियोलॉजी, it affects the trade relations, it affects the other relations as well। and क्लियरली विजिबल ये है कि सार्स कोव 2 वायरस का जो उसके मामले में इन्वेस्टिगेशन के बारे में जब भी बात आई है, सो ऑस्ट्रेलिया हैड ऑलवेज पुश्ड फॉर एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन्स ऑफ सार्स कोव। सो एवरीवन, ये हम जानते हैं, हम सभी डाउट कर रहे थे कि it was not natural, it was not a natural virus, it was made up in the labs of laboratories of China. So everyone was against China, and that is how the relations are deteriorating, and that is why डिसेंट्रलाइजेशन करने की हम सोच रहे हैं, पूरा वर्ल्ड डिसेंट्रलाइजेशन करने का सोच रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू पुल आउट देयर investment and their manufacturing hubs from China and establish in other Asian countries like India, Bangladesh, or South Asian countries like that। अब इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में किया क्या जाएगा। किया क्या जाएगा? किया ये जाएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है, ये मैंने आपको बताया कि हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो एक जगह इकट्ठे हैं, अब उनको हम वहाँ से हटा के इस इनिशिएटिव के तहत बाकी जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया हो गया या अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट हमारी जो सप्लाई चेन है वो रिजिलियंट हो जाए। क्योंकि एक जगह ना रुक के, मतलब अगर एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह से सामान आ सके, ये पूरा कॉन्सेप्ट है सप्लाई चेन रेजिलियंस का। सो तो अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ये होगा, सबसे पहले तो जो इंडिया चाइना रिलेशंस हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। कैसे? अभी हमने देखा, हमारे चाइना के साथ बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं, चाइना बॉर्डर पे हमारे इश्यूज चल रहे हैं, और एंड देयर वाज अ स्टैंड ऑफ ऑल्सो। सो ज़मीन का हमेशा हमारा चाइना के साथ चलता ही रहता है।
सो जब अब इतनी बड़ी एक मेजर ऑलमोस्ट सुपर पावर हमारे अगेंस्ट खड़ी है, राइट ऑन आवर बॉर्डर, सो वी नीड सपोर्ट। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो हमारे ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स की तरह काम आ सकते हैं, बिकॉज हमारा ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ। सो इफ वी गेट इन टू अ कॉन्फ्लिक्ट, there would be a disruption in supply chain, definitely. So we need, but the supply chain needs to be continued, because उसके बिना देश तो चल नहीं सकता। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो ऑल्टरनेट की तरह हमारे लिए काम कर सकते हैं, अगर हमारे रिलेशन चाइना के साथ और ख़राब हो जाते हैं इस सब स्टैंड ऑफ और इस बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते। दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रेड अगर देखा जाए इन टोटल, नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड इन जनरल अगर देखा जाए, तो सभी ये चाह रहे हैं कि सप्लाई रिस्क जो है, जैसे मान लो एक, वही मैंने आपको बताया ना कि एक जगह से आने में रिस्क है, अगर वहाँ कुछ भी हो गया तो वहाँ से सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। तो सप्लाई रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एंड सप्लाइंग नेशंस ज़्यादा बढ़ाए जाए। अ क्लच ऑफ सप्लाइंग नेशंस शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड। देन कोई भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट, जैसे लेट्स से अब ये वायरस ही था तो अचानक से आ गया, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, एंड सडनली इट स्टॉप द होल वर्ल्ड, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम। सो किसी ऐसे अनएंटिसिपेटेड इवेंट में ऐसा ना हो कि एक जगह प्रॉब्लम होने की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए। इस वजह से आप एक जगह ना रख के उसको जगह जगह कर दीजिए, ताकि एक जगह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी जगह से सामान आ सके। फिर जो भी सेक्टर्स हैं इसमें इम्पैक्ट हो रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स जो पैंडमिक की वजह से हुए हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपिंग, केमिकल्स, ये जो हैं ये सब इस पे इन सब पे इम्पैक्ट रहा है बहुत ज़्यादा इस पैंडमिक का। सो वी नीड टू रिड्यूस देम। अब आगे इंडिया को क्या करना चाहिए? आगे इंडिया को ये करना चाहिए कि आप, ऑफ कोर्स ये बात है, हमारी प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं चाइना के साथ, बट हम एकदम से तो लिंक कट नहीं कर सकते हैं चाइना के साथ, विच इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकेबल। हमारा शेयर बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे डेटा पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो लेटेस्ट डेटा निकाल के वो भी रीड कर सकते हैं। तो जो भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारा उनके साथ ट्रेड है, तो एकदम से तो हम नहीं हट सकते हैं। सो वी हैव टू लुक फॉर अ मिड वे पाथ, ऐसा ऐसा पाथ हमें देखना है जो ना तो हमें दूसरी चाइना के साथ अगर हम किसी फेस ऑफ में आ जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम में खड़ा कर दे, और ना ही हमें चाइना से बिल्कुल कट ऑफ कर दे। वी कांट गो अगेंस्ट देम, बट वी कांट गो विद देम ऑल्सो। एंड देन हाँ, ये सब तो हम जानते ही हैं कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में हमें हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस है, फुल्ली डिपेंडेंट है हम चाइना पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, पहली बात तो सबसे पहले सेल्फ रिलायंट बनना है, जिसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम भी चलाया है, एंड देर आर अदर प्रोग्राम्स एज वेल, मेक इन इंडिया, एंड देर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन। सो बेसिकली वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, और हमारी जो सप्लाई चेन है उसको हम खुद के लिए भी सफाइज कर सके, जस्ट इन केस वी वी सफ़र फ्रॉम अ फेस ऑफ और एनी सच सिचुएशन, एनी अनएंटिसिपेटेड इवेंट। तो उस केस में एटलीस्ट हमारा देश एकदम से रुक ना जाए, तो इतना हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। दूसरा, हमें अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, सो दैट बहुत सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बने हुए हैं चाइना में, उनको एक अट्रैक्टिव लोकेशन इंडिया में भी दिखे, नॉट जस्ट इन चाइना बट ऑल्सो, सो other countries should come and invest in India as well. So we need to improve our ease of doing business ranking. Then we should, हाँ, आप ये सोचो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करेंगे, टैक्स इंसेंटिव्स दे देते हैं, नहीं। सिर्फ टैक्स इंसेंटिव से नहीं इन्वेस्टमेंट आता है। यू नीड टू बिल्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड टू हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको आपके जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए। देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, रिसोर्सेज, वाटर, एवरीथिंग, मनी, कैपिटल एंड लेबर, एवरीथिंग, skilled labor, everything. So we need to work on a lot of fronts to improve on our ease of doing business ranking and availability of
opportunities in our nation so that we can have manufacturing bases here. एंड अच्छा, अगर अब हम इसमें इसके अलावा और देखें तो इसके कुछ और डायमेंशंस भी हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के जो डायमेंशंस हैं इस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के, वो हम देखें तो बिकॉज बिकॉज एनीथिंग कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन, एवरीथिंग हैज़ रिलेशन विद एवरीथिंग, राइट? तो इस चीज़ का सभी चीज़ों से वो है, हमें एनालिसिस करना होगा कि कैसे यूएस के रिलेशंस रहे थे सोवियत के साथ, एंड so we need to look upon the history to work in the future. And this is the same thing, that separate issues into district compartments which would encourage the Soviet leaders to believe that they could use cooperation in one area as a safety valve while striving for unilateral advantages elsewhere. So basically it's just that we need to uh, look out for different dimensions. आप एक रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, आपको सभी तरफ देख के चलना है. So, what is going on now? Moves by Australia and Japan. चाइना क्या होता है कि चाइना इज़ वेरी फेमस फॉर दिस, कि वो ग्राउल करता है जब उसकी बात आप नहीं मानते हैं. सो ही चाइना ट्राइज टू यू नो आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है इकोनॉमिकली. वो अपनी इकोनॉमिक लिवरेज को यूज़ करता है ताकि वो ओपोनेंट का कोई भी जो मैटर है किसी इशू पे उसको वीकन कर सकें. सो ऑस्ट्रेलिया ने इसी वजह से अब ये बोला है कि नहीं, हमें इस ये जो आर्बिट्रेरी चाइनीज़ बिहेवियर है, चाहे वो सैंक्शंस हों, रिसेंटली सैंक्शंस लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में ग्रेन, बीफ, वाइन, कोल एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ. सो ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ कुछ कुछ इशू चल रहा है. इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि नहीं, वी नीड टू काउंटर द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ चाइना. एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था जापान बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट है. तो जापान को ये चाइना में लॉकडाउन होने की वजह से और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. तो इस वजह से जापान भी इस चीज़ को फेवर करता है कि हमें चाइना में जो सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है, जो सप्लाई चेन सेंट्रलाइज्ड है, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए. सो इसीलिए इन दोनों ने इंडिया के साथ आके मिलके ये काम करने की सोची, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया. अब रही बात इंडिया की. इंडिया क्यों साथ देगा इनका? क्योंकि इंडिया को भी चाइना से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, एक बढ़ता हुआ देश है भारत. सो वी कैन नॉट अफोर्ड द शॉक्स ऑफ डिसरप्शन. अगर कोई भी डिसरप्शन होता है सप्लाई चेन में तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और फिर उसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना ज़्यादा होता है. तो चाइना कभी भी अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, लेट्स से कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में कोई वो होगा तो वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पे असर करने लगेगा ताकि हम उनकी बात मान जाएं. सो वो हमें होस्टेज की तरह वो अपने इस सप्लाई चेन को, मैंने आपको बताया था, वेपनाइजेशन करता है वो अपने सप्लाई चेन का, और हमें होस्टेज की तरह रखता है बिकॉज वी आर ओवर रिलायंट ऑन इन द केस ऑफ इम्पोर्ट्स ऑन चाइना. सो इस वजह से, और फिर पैंडमिक के टाइम में हमने देखा ही था कि अचानक से ग्लोबल सप्लाई चेन में ब्रेक डाउन हो गया और चाइना अब्रप्टली ऑफलाइन चला गया बिकॉज उनके पास तो बहुत कुछ है, दे आर सेल्फ रिलायंट. बट not other nations which are dependent on China, they're not self-reliant, so it causes a problem to them. तो एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें नहीं होती है, साउथ एशियन नेशंस को भी होती हैं. एंड हम तो बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जांपल 27% हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं. सो सडनली जब ये हुआ, एकदम से हमारा सप्लाई चेन रुक गया और बहुत ज़्यादा सडन शॉर्टेज ऑफ मतलब सभी जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कोई भी ये ऑटोमोटिव पार्ट्स हों या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हों या इंटीरियर या मतलब एनीथिंग, जिन भी चीज़ों की हमें कमी हुई, सो इट गेव अ वेकअप कॉल और हमें ये समझ में आया कि वी नीड टू
be with Japan and Australia and work on this supply chain resilience initiative, so that the supply chain disruption can be, hacked upon, and the disruptions can be reduced. इसके अलावा और भी डिमेंशंस है, जैसे अगर हम डिफेंस के मैटर में देखें, तो हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स पे हमारे डिफेंस के लिए। सो डिफेंस में अभी हमने ये देखा रिसेंटली, आत्मनिर्भर भारत के अंडर हमारा की पिलर है डिफेंस। डिफेंस को मेक इन इंडिया के अंडर हम बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम बूस्ट करना चाहते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में। बिकॉज क्योंकि it is not good to be dependent in the case of defense manufacturing on other nations, because Indian army and the Indian forces are reputed, but then the instruments, the weapons that we need are not, we are not self reliant in the case of the weapons, so we need to grow our defense market. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब्रप्टली बस हाँ सब कुछ हमें ही बनाना है, नहीं। वी नीड टू मेंटेन बैलेंस, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, आत्मनिर्भर भारत हमें करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही फॉरेन ट्रेड बंद कर देंगे या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा जो पार्टिसिपेशन है उसे बंद कर देंगे। नो, ऐसा नहीं है। हमें बस ये है कि इंडिया की कैपेसिटीज़ को तो बढ़ाना ही है, और लेकिन ये भी नहीं होना है, हमें बस अपने आप को इस चीज़ से बचाना है कि कहीं हम सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से हम वी डू नॉट फॉल प्रे टू द सप्लाई चेन डिसरप्शंस, एंड वी आर self reliant, and we are capable enough to fulfill our own needs in case of some supply chain disruption, so that we don't fall prey to the supply chain disruptions. एंड मोर ओवर इंडिया में बहुत कैपेसिटी है और बहुत पोटेंशियल है कि हम एक डेस्टिनेशन बन सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। वी हैव लैंड, वी हैव वाटर, एंड वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, वी हैव अ लॉट ऑफ mineral resources, we have water resources, so we have the capacity and the potential to become world's largest destination for investment, and we can become a world's largest manufacturing hub. And आफ्टर मैथ ऑफ पैंडमिक हमने देख ही लिया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, एंड इंडिया इज़ नॉट अ नेशन विच कैन afford at this point of time to fall prey of the supply chain disruptions. That's all for today. Thank you so much. If you like the video, please hit the like button and share it with your friends and subscribe to our channel. And if you have any questions, please write it down in the comment section below. We would definitely answer them. Thank you so much.